जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2021 के पेपर्स पर बात करेंगे। पेपर नंबर 1 पर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। कैसा क्या पेपर रहा उस विषय पर बात करेंगे और किस टाइप का पेपर आया था देख लीजिए कैसा आया हुआ था। एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन उस पर बात हो रही है। न्यू पैटर्न पे हो रहा है, सिलेबस चेंज हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, सबसे पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन जिनके 1 लाइन में आपको आंसर देने होते हैं वो हैं। उसके पश्चात में आपको 5 वाले, उसके बाद में 11 वाले आपको दिए गए हैं। कौमुदी महोत्सव, पहले एक बार नजर पेपर पर मार लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। कौमुदी महोत्सव सूत्राध्यक्ष श्री हर्ष सियक, ख्वाजा ताश, ठीक, चांद बीबी, अमीनी आयोग, बाकाश्ता, रघुनाथ कुंजरू, स्वतंत्रता बिल, करमवीर माच या माचा, बरमान का मेला, जजाक बुक्की, तो कुजीराव तरती होलकर, दोस्त मोहम्मद खान। फिर आए थे 50 शब्द वाले, ठीक, जो कि 5 नंबर के होते हैं। राजस्नानगार, 3 संस्कृति में 3 ऋण, दीवाने कोही, सालबाई की संधि, सन्यासी विद्रोह, भारत सिविक मंडल, राजा बख्तावर सिंह, चित्रकूट के विषय में है ना जानकारी, मंदसौर की संधि, रघुराज सिंह जी, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना अथवा अशोक का धम्म। ये क्वेश्चन आपको दिया 11 नंबर पर, 200 शब्द। ठीक, गुरु नानक जी से गुरु गोविंद सिंह मुगल से संबंध, शिवाजी शासन प्रमाण, 1857 विद्रोह प्रकृति स्वरूप, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण प्लस उसके कारण, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व योगदान पर मूल्यांकन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। सेक्शन बी ज्योग्राफी वाला स्टार्ट होता है। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप पर, ठीक, ये है आपको। एल नीनो, जल चक्र, तो ये है क्वेश्चन पेपर जो कि 17 जुलाई 2023 को हुआ है। एमपीपीएससी मेंस परीक्षा 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। काफी शॉर्ट में यहाँ पर चर्चा करेंगे, खासकर महत्वपूर्ण पॉइंट किस टाइप से क्या लिखा जाना चाहिए था, मेंस के आंसर राइटिंग में किन किन बिंदुओं को समाहित करना चाहिए, उन पर शॉर्ट में चर्चा करेंगे। यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल पर बताने का प्रयास आप करेंगे। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न करके दिया हुआ आपको वेरी शॉर्ट आंसर। यहाँ लिखा हुआ होता 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स का मतलब है कि 2 लाइनें भी ज्यादा है। 10 वर्ड्स का मतलब होता 2 लाइनें भी ज्यादा, और कॉपी में दी होती है आपको वहां पर 3 लाइन। ठीक है, भरते भरते व्यक्ति लिखते तो पता चला 3 लाइन के आगे तक पहुंचा देता कई बार, तो ये भी स्थिति हो जाती है। बट आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शब्द सीमा का पालन करना है, आपको ना काट दिया जाता है तभी कहा जाता है, एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम। ठीक, कौन कौन से आते हैं, कौमुदी महोत्सव उठाकर सिर्फ इतना ही लिखना है, कर्नाटक वगैरह में प्राचीन काल में लिखा गया है। प्राचीनतम नाटक, नाट्य है ये, है ना। नाम याद है आपको लिखने वाली रानी वानी का, तो बहुत अच्छी बात है। तो महोत्सव कोई फेस्टिवल नहीं था बल्कि नाटक है संस्कृत का, कन्नड़ वन्नड़ इत्यादि। सूत्राध्यक्ष मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष का नाम हुआ करता था। ठीक, गणिका इत्यादि वगैरह प्रशासन संबंध। श्री हर्ष परमार वंश के राजा प्रारंभिक शासकों में से एक कहलाते हैं। ठीक है, ख्वाजा ताश एक मंगोल आक्रमणकारी जो अलाउद्दीन, जिसका आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दिल्ली में हुआ था, पराजित किया गया, यानी ख्वाजा ताश को पराजित कर दिया था। उसको उठा करके आपको थोड़ी सा बना करके लिख देना था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ख्वाजा ताश के द्वारा दिल्ली सल्तनत में आक्रमण किया गया जो असफल रहा। खत्म। चांद बीबी अहमदगढ़ की संरक्षिका या शातिका, अकबर की समकालीन चांद बीबी। अमीनी आयोग अंग्रेजों के द्वारा कृषि पर गठित किया गया सबसे पहला आयोग, 1776-78, जो भी आपको याद आ जाए उठा करके लिख दे। बकाश्ता, बकाश्ता को अगर उन्होंने बकाश्त लिखा होता तो वहां पर मतलब होता कि रेवेन्यू का वो हिस्सा जो कि बाकी रहता, लेकिन यहाँ बकाश्ता लिखा है। इसका मतलब बकाश्ता मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार और यूपी वाले क्षेत्रों में जो मूवमेंट किया गया था उसके बारे में उठा करके लिखना था कि यह क्या है, कृषक आंदोलन है वर्ष 1936 द्वारा सहजानंद सरस्वती इत्यादि कई लीडर थे उसके। हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख सदस्य, पूर्व जस्टिस इत्यादि जो लिखते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता बिल, इसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई बुलाई को पास किया गया। ठीक है, वो उठा करके लिख सकते। कर्मवीर समाचार पत्र है, संपादक प्रमुख रूप से माखनलाल जी। माचा माच मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य, ठीक है, माच। परमान का मेला बुंदेलखंड, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी नर्मदा नदी के किनारे लखीमपुर क्षेत्र बरमान घाट पर होने वाला मेला। जीजाक भुक्ति बुंदेलखंड का चंदेल शासक जीजा के नाम पर बड़ा प्रसिद्ध नाम जीजाक भुक्ति कहलाता है। तो खुजीराव थर्ड, होलकर वंश के अंतिम महाराज जिनके टाइम पर भारत संघ में होलकर रियासत शामिल हुई, आप थे खुजीराव होलकर थर्ड। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल राज्य के संस्थापक, ठीक, बना लेते आराम से। नेक्स्ट, बृहद स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। कितने शब्द में लिखना है आपको? 50 शब्द में लिखना है। क्या क्या लिखना है साथी? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पर प्राप्त एक बृहद पूर्णतः ईंटों से निर्मित संरचना, जिसे बृहद स्नानागार से नाम से जाना जाता है, जिसका साइज आप लिख देते कि लगभग मीटर में 11 बाई 7 बाई 2.43 ना, यानी कि लंबाई 11 हो गई, चौड़ाई 7 मीटर दशमलव कुछ था वो, पर लगभग आपने लिखा है, प्लस गहराई 2.43 थी। ठीक, इसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां थी, साइड में कमरे वगैरह बने हुए थे, इसका कोई धार्मिक सामाजिक प्रयोजन करके कहलाता था साथी। इसका निर्माण बहुत ही खास था, इसको वाटरप्रूफ बनाया गया था, नीचे जिप्सम तथा बिटुमन का लेप वगैरह किया गया था। जॉन मार्शल ने इसको आश्चर्यजनक निर्माण करके कहा हुआ है, बहुत ही खास संरचना करके कहलाती, जो उनके सामाजिक धार्मिक महत्व को दर्शाती। कुछ इस टाइप से आपको उठाकर कंटेंट को लिखना चाहिए था। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, एक जनरल एक ओवरव्यू दे रहा कि हाँ इन पॉइंट को लिख दीजिएगा, या आप लिख करके आए हैं तो मैच कर लेना कि हाँ ये कुछ खास पॉइंट मैंने कहे, इनमें से भी आपने जिन जिन चीजों को ऐड किया है तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। या भविष्य में भी आप मेंस देने वाले हैं तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि साहब बहुत ज्यादा गुंजाइश होती नहीं कि भयंकर पढ़ के अपन गए हैं पूरी छाप देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खास खास चीजों को ही वहां पर लिखना पड़ता है और बिल्कुल सही तरीके से, सरल तरीके से, सहज तरीके से सेंटेंस को बनाते हुए, फॉर्म करते हुए, क्योंकि 50 शब्द पता नहीं चलेंगे। इतनी बातें मैंने की 50 शब्द हो गए अभी तक, लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, पर 50 शब्द हो गए हैं तो वहां पर स्पेस ही खत्म हो जाता है, इतनी जगह देते हैं आपको, क्या करो। तो इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में ही चर्चा कर रहा हूँ। राजस्थान अगर भारतीय संस्कृति में 3 रणों की विवेचना की, थोड़ी सा टफ हो जाएगा बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। 3 प्रकार के ऋणों से जाना जाता है, वैदिक कालीन हमको साहित्य में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। यज्ञ इत्यादि के माध्यम से इन ऋणों से मुक्त हुआ जाता था। कौन से 3 यज्ञ थे बता सकते हैं साहब जी? देव यज्ञ था, भूत यज्ञ था और पितृ यज्ञ के माध्यम से अपन मुक्त होते, उन्हीं को ऋण के रूप में कहा गया है। देव यज्ञ का मतलब क्या है कि देवताओं के प्रति, जिन्होंने हमको जन्म दिया, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति उदारता, उनके प्रति सम्मान इत्यादि को व्यक्त करना। भूत यज्ञ का मतलब कोई भूत प्रेत पिशाच वगैरह नहीं होता, आगे से भी ध्यान रखना। भूत यज्ञ का मतलब कि समाज में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन सभी का हमारे जीवन में महानतम योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उसके लिए कौन सा भूत यज्ञ किया जाता था, तो ये उसमें दिया हुआ है आपको। पितृ यज्ञ ना, माता पिता पूर्वज इत्यादि के संदर्भ में। ये 3 पॉइंट लिखने थे, इतने लिख देते बहुत होता। जिन्होंने पेपर में ये लिख कर आए हैं और दूसरा वर्ग जिन्होंने पेपर लिखा नहीं है, देख रहे हैं, तो जो केवल देख रहे हैं उनको लगेगा अरे ये तो आसान है, तो ऐसा नहीं, इससे भी और अच्छा लिखा जाएगा, इससे भी बेहतर आंसर हो सकता है, हो सकता है। जबकि जो दे करके आए होंगे ना वो जानते होंगे, बोले साहब हमें तो इतना भी याद नहीं आ रहा था वहां पर कि अच्छा ये भी लिखना था। तो ये रियलिटी होती है कि साहब जब आपके सामने वो चीज है और आपको उसको बनाना है ना, तब स्थिति बहुत अलग होती है। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, थोड़ी से ज्यादा की गुंजाइश बना के, यानी जो एवरेज है, एवरेज राइटिंग है, उससे थोड़ी सा आगे एक्सेलरेट करते हुए आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर कृषि विभाग की स्थापना की, सिंचाई विचाई राजस्व ऋण वगैरह इत्यादि को देखने के लिए दीवाने को ही विभाग का नाम कहलाता, जबकि उस विभाग का जो हेड कहलाता दीवाने अमीर को ही करके उसको कहा जाता था। और इनके माध्यम से कृषि संबंधी जितने प्रशासनिक कार्य हैं, राजस्व वसूली प्लस सिंचाई प्लस उसके माध्यम से राजस्व की वसूली, ताकि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं तो वहाँ टैक्स थोड़ी ज्यादा देते थे, उन सबको मैनेज किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। उसके लिए गठित किया गया आयोग कहलाता है साहब जी दिल्ली सल्तनत में पहला आयोग, जो कि इन कामों के लिए किसी सुल्तान के द्वारा गठित किया गया था। उठा करके लिख सालबाई संधि 1782, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति, जिस संधि से उसको क्या कहा जाता, सालबाई की संधि, पर 1782 करके कहलाती साहब जी। ज्यादा आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट वाली की अपडेट लिख 1776 से लेके 1782 तक का चला हुआ था। इस संधि के माध्यम से अगले 20 वर्षों तक अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य में शांति स्थापित हो सकी, तथा इसकी प्रमुख शर्तों में से कुछ क्षेत्र मराठा शासकों के द्वारा अंग्रेजों को दिए गए, साथ ही साथ
यह भी वचनबद्धता इसमें शामिल थी कि ब्रिटिश मामलों में, ब्रिटिश तथा भारतीय रियासतों के मामले में मराठे अंग्रेजों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके माध्यम से भारतीय राज्यों को जीतने में उनको काफी सहयोग प्राप्त हुआ, विशेषकर टीपू सुल्तान के संदर्भ में या मैसूर राज्य के संदर्भ में। कुछ इन पॉइंटों को आपको लिखना था। फर्स्ट, आंग्ल मराठा सालबाई की संधि, क्योंकि आपको स्पेसिफिक नहीं पूछा, टिप्पणी पूछा था। इन पॉइंटों को आपको उठा करके लिख देना था। 50 शब्द पता नहीं चला। सन्यासी विद्रोह, भारतीय जनमानस के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया सबसे पहला संगठित विद्रोह, वह कहलाता सन्यासी विद्रोह। इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल, बिहार इत्यादि क्षेत्रों में था। यह कई चरणों में हुआ, विशेषकर जो कान्हा सरदार इत्यादि के द्वारा किया गया 1776-78 के बीच का जो विद्रोह कहलाता वो सबसे खास कहलाता था। उस चीज को आपको लिखना था। क्यों किया था विद्रोह? तो अंग्रेजों की शोषण परक नीति, विभिन्न प्रकार के टैक्सों का आरोपण किया जाना तथा उनकी लूट के विरुद्ध सन्यासियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इसकी धार्मिक वजह उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी वजह अंग्रेजों का शोषण था। कुछ इस टाइप से उठा के लिख सकते हैं। भारत सेवक मंडल, भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ठीक बम्बई में गठित किया गया एक संगठन था, जिसमें स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारत राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सेवा करने के उद्देश्य से समूह को, ग्रुप को गठित किया गया था। तो ये कुछ खास ऐसे पॉइंट्स जो अपन को उठाकर लिख, सेवा के अंदर की जितनी चीजें आती है वो उठा करके लिख देते थे, ठीक, ताकि भारत को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से भी सशक्त किया जा सके, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया जा सके, लोगों में देश प्रेम, समाज सुधार इत्यादि भावना को विकसित किया जा सके। उठाकर लिख देते, अपने मन से भी लिख देते, सही हो जाता। ये भी एक बहुत खास चीज है, मैंने कहा अपने मन से। तब एक डायग्राम जो आपके दिमाग में है कि हाँ ये चीज वो है, पढ़ा हुआ आपने पहले है, रिवीजन अभी हाल में नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारा पढ़ना था। तब आपको ये वाली टेक्निक अपनानी चाहिए कि हाँ इसके बारे में क्या-क्या जो सही हो सकता है, मे बी, या इन्हीं उद्देश्यों को कॉमन उद्देश्यों में लेकर गठित किया गया। उठा करके लिख दे साथी। लेखन शैली आपकी है ही अच्छी, नहीं है तो विकसित करोगे ही साथी। फिर मिलिएगा हमसे। आगे बढ़ते हैं। राजा बख्तावर सिंह के विषय में यदि हम बात करें, ठीक? अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह, इन पर क्वेश्चन आना ही था। अभी आपके नाम पर सड़क का नाम भी रखा गया है, एमपीपीएससी कार्यालय के सामने वाली सड़क का नाम आपने बदला है, तो डेफिनेटली आपको आना था। उठा करके ये वाला पॉइंट वहाँ पर लिख देना था कि हाल ही में अभी परिवर्तित किया गया है। तो अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के टाइम पर विद्रोह करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही उनका विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र इंदौर, धार इत्यादि वाला क्षेत्र हुआ करता था, ये आप बता सकते हैं। और उन्होंने इस दौरान सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जागरूक किया और अपनी शहादत दी। कुछ इन पॉइंटों को बनाकर लिख सकते हैं। बाकी पूरी कथा कहानी लिखो, कैसा क्या हुआ, एक बार उनको बुलाया गया, फिर वो एकदम से रास्ते से ही गायब हो गए और फिर उन्होंने विद्रोह किया। तो वो बहुत लंबी कथा कहानी है और आपके पास 50 शब्द है, इस बात को समझिएगा। चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं? 50 वर्ड्स में लिखना है। बोले बहुत ज्यादा जानते हैं, 500 शब्द में लिख सकते हैं। तो वहां पर आपको कम से कम शब्द में क्या लिखना था जी? चित्रकूट मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, हालांकि वो यूपी में ही पड़ता है, बट आप ऐसा लिखते हैं क्योंकि आप एमपीपीएससी वाला पेपर, कल के यूपीपीसीएस का पेपर देके जाओगे तो लिख देना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, ठीक है। पर अपन यहाँ एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के किनारे या उसके तट पर स्थित प्रमुख प्राचीनतम शहर, जिसके बारे में जानकारी हमको हमारे आख्यान साहित्य, महाकाव्यों तथा इतिहास में मिलती है, वह चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। यह भगवान राम जी, तुलसीदास जी, रहीम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की कर्म भूमि भी रहा है। इसके साथ साथ नानाजी देशमुख जी की भी यह कर्म स्थली रहा है। वहाँ पर उनके द्वारा बहुत सारे या प्रमुख रूप से ग्रामोदय विद्यालय इत्यादि की स्थापना की गई, जो कि आज विश्व विख्यात केंद्र करके कहलाता है। कुछ ये पॉइंट आपको वहाँ पर लिख देते, इतने में आपको मसाला पर्याप्त मिल गया होगा। जो बात मैंने कही, अब जो भी समझदार व्यक्ति उठा के फटाफट लिख सकता है। 50 शब्द बहुत हो गए, बहुत हो गए था, 50 शब्द ज्यादा हो जाए। मंदसौर की संधि की विवेचना करो। आखिरी का अंतिम जो आंग्ल मराठा युद्ध है या थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जिसको कहा जाता है, 1816 से लेकर 1818, इसमें अंतिम जो संधि हुई थी उसका नाम क्या है साहब जी? मंदसौर की संधि कहलाती है। किनके साथ में हुई थी साहब? तो इंदौर के होलकरों के साथ में हुई थी। उसके पश्चात में इंदौर जो राज्य था या जो रियासत थी, अंग्रेजों का एक संरक्षित राज्य बन गया तथा उस पर परोक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में, अंग्रेज शासन करने लगे, अपना रेजिडेंट नियुक्त करने लग गए और इस प्रकार से उसकी स्वाधीनता समाप्त हो गई। कौन सी संधि? मंदसौर की संधि। इसके तहत होलकरों को अपना बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ गया था तथा उनकी सेनाओं की जो संख्या थी, जो सीमा थी,
किया गया तथा उनसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए। सफिशिएंट है। आप एक-एक लिखो कौन-कौन से प्रशासनिक अधिकार छीने, कौन-कौन सा शहर, कौन-कौन सा जिला छीना, बहुत लंबा हो जाएगा वो। कुछ याद है उठा कर के लिखो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं? 1857 में विद्रोह रीवा के राजा महाराजा रघुराज सिंह जी के टाइम पर ही हुआ था। उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दें, रघुराज सिंह जी, सुखदेव जी उपाधि के नाम से आप जाने जाते हैं। 1857 में विद्रोह उनके काल का प्रमुख है। प्रारंभ में आपने परोक्ष रूप से क्रांतिकारियों को सहयोग दिया, चाहे मनकेड़ी के ठाकुर रणमल सिंह जी हों, चाहे अन्य हों, परंतु बाद में अंग्रेजों के दबाव में आपने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया साहब। उनमें अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, उनमें से एक नाम जैसे कि मैंने आपको बताया, उठा करके लिख सकते थे आप। आगे बढ़ जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न करके आपको वहाँ पर दिए हुए हैं। पेटेंट क्वेश्चन है तो अशोक के दम की विवेचना करिए, उठा करके लिख सकते हैं साहब जी। अशोक का दम क्या है? दम साधुता है साहब जी। दम के अंतर्गत ये काम आते हैं अशोक के शिलालेख नंबर 2 में, फलाने में, ठिकाने में ये चीजें दी हुई है साहब। ठीक है। धर्म क्या था? एक कोड ऑफ कंडक्ट करके था। ये बता दें धम्म के अंतर्गत ये कार्य जो कि किए जाने वाले योग्य हैं या करने योग्य हैं वो आते थे। अब ये करना माता पिता, बड़े गुरुजनों इत्यादि का सम्मान करना था, हिंसा वगैरह ना करना। कुछ ऐसे काम भी आते जो कि नहीं करना भी धम्म के अंतर्गत आते थे। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यसन ना करना, हिंसा ना करना, तो ये भी क्या है धम्म के दायरे के अंतर्गत आते थे। ये क्या था? उसके द्वारा बताया गया एक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक ह्यूमन बिहेवियर था, एक जीवन शैली का स्वरूप था जिसको सपोर्ट उन्होंने किया था, प्रोत्साहित किया था। लोगों से आशा की थी साहब लोग ऐसा-ऐसा व्यवहार करें। उसको थोड़ी-सी तथ्यों के साथ में कुछ फैक्ट्स वगैरह आप उठा करके, जोड़ करके विधिवत आप वहाँ बता सकते थे। मुख्य बातों को बताने के पश्चात में आपको जो कंक्लूजन बताना था वो ये था कि यह कोई धर्म नहीं था, दैट इज़ नॉट अ रिलिजन। ठीक, तो यह क्या था? यह एक सामाजिक संहिता थी, यह एक नैतिक संहिता थी, आपको इस बात को बताना चाहिए। साहब उनके द्वारा एक नैतिक संहिता को निर्मित किया गया, उनको कहीं पर भी जनता के ऊपर प्रशासनिक रूप से या बलपूर्वक थोपा नहीं गया, बल्कि जनता से या अपने नागरिकों से अपेक्षा की गई वैसा कार्य किया है, या इस प्रकार की जीवन शैली जिए। यही दुनिया के आज आधुनिक देशों में भी होता है और भारतीय संविधान में इसी की जो अवधारणा आपको देखने को मिलती है, उसे मौलिक कर्तव्य के नाम से हम जानते हैं, जहाँ शासन, संविधान, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमसे अपेक्षा करती है कि हम अपने जीवन शैली में कुछ इन चीज़ों को लेकर के चलें, जिसको करने के लिए भले ही हम बाध्य तो नहीं हैं, परंतु हमसे ऐसी अपेक्षा की जाती कर्तव्यों की। उसका एक प्राचीनतम रूप भी हम इसको कह सकते थे। कुछ इस टाइप से आप उनको सजा सकते थे। खैर, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की विवेचना, ये और भी आसान क्वेश्चन था। आप इसको उठा कर लिख सकते हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपके पास फैक्ट बस हो, तब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। राजनीतिक संरचना में आपको बताना था अभी शुरुआती तौर पर आर्य, सप्त सिंधु प्रदेश वहाँ पर बसे हुए थे। नाम वगैरह हमको उसमें मिलते हैं। जानकारी का आधार क्या है? बोले ऋग्वेद है सर जी। छोटे-छोटे जनों में अनेक काबिलियत समाज विभाजित थे, कुछ जनों के नाम लिख दिए थे, अनुद्रवा यदुपुत्रवस इत्यादि वगैरह, भरतजन वगैरह आप नाम लिख सकते थे। ठीक? जनों से आने वाले टाइम पर यह विकसित होकर क्या बनने वाले? जनपद होने वाले, जनपद से महाजनपद और इत्यादि। परंतु ये परवर्ती काल में होगा। ऋग्वैदिक काल आपसे यहाँ पर पूछ रहा है तो आपको सिर्फ उसके बारे में ही बताना है। ऋग्वैदिक कालीन जो राजा हुआ करता था उसका निर्वाचन हुआ करता था। ठीक? उसकी शक्तियाँ जो थी वो निरंकुश नहीं था। जनता के द्वारा, उसकी समिति के द्वारा, सभा समिति तथा विदत के द्वारा इसको चुना जाता था तथा उस पर नियंत्रण भी रखा जाता था साहब जी। एक निश्चित समयावधि के लिए उसका निर्वाचन हुआ करता था, एक समयावधि के पश्चात उसको हटाया भी जा सकता था यदि वह अपनी शक्तियों, पद इत्यादि का दुरुपयोग करे। तो ऐसी भी धारणा हमको देखने के लिए मिलती है। ये समितियाँ उसको उसके पद से पदच्युत कर सकती थी तथा उसके पश्चात किसी नए व्यक्ति को चुन करके अपना राजा बना सकती थी। तो एक राजनीतिक व्यवस्था ये बताओ। उसके पश्चात में बताओ राजा के सहयोग के लिए 3 समितियाँ तो ये होती ही होती थी। इसके अलावा कुछ मंत्री परिषद बता दोगे, जिनका विस्तृत स्वरूप हमको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। समाहर्ता, सन्निधाता, अक्षवाप, पालागल, है ना? ये सब कुछ नाम ऐसे प्रशासनिक तौर पर आप वहाँ पर बता करके उसको दर्शा सकते थे। रेवेन्यू के बारे में बता देते कि बोले साहब जी रेवेन्यू क्या था? सर एक कर लिया जाता था जिसको भाग अथवा बलि करके कहा जाता है, जो कि अपने पारितोषिक के रूप में वह लेता था। प्रारंभिक अवस्था में यह क्या था? यह सब स्वैच्छिक था, यानी बलपूर्वक नहीं दिया, अनिवार्य नहीं हुआ करता था। इस पॉइंट के बारे में बता सकते थे आप। और उनके फिर कर्तव्य बता दें कि उनका काम क्या था? बोले सुरक्षा करना, है ना? रक्षा के दायित्व इत्यादि उसके लिए छोटी-सी जो भी सेना हुआ करती उसको बना के रखना, चोरों से, लुटेरों इत्यादि वगैरह सब चीज़ें बता सकते हैं। और नियम विधान यदि कुछ आपको याद आ जाते तो आप उठा कर वो लिख देते। आराम से आप इसका आंसर बना सकते थे। ठीक? गुरु नानक जी से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए सर। तो आपको पूरे गुरुजियों के नाम पहली बात तो 10 से 10 मालूम होना चाहिए। शुरुआती तौर पर हम जानते हैं कि साहब अकबर के टाइम पर आपके द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया गया, ठीक? क्योंकि यहाँ पर मुगल सिख के संबंध पूछे,
गुरु नानक जी के बारे में बस ज़्यादा नहीं पूछा गया है, मुगल सिख संबंध। तो तीसरे गुरु जी, ज़मीन, दान, स्वर्ण मंदिर, ये पॉइंट आपको वहाँ बताना था। उसके पश्चात में संबंधों के बारे में अपन देखेंगे तो आने वाले टाइम पर थोड़ी-सा जहांगीर के टाइम पर और शाहजहाँ के टाइम पर, तो 5वें गुरु जी के टाइम पर, तो स्थिति हमको बहुत साफ-सुथरी तौर पर देखने के लिए मिल जाती है, अब बिगड़ने लग गई है साहब। तो ये चीज़ अपन वहाँ बता सकते थे, जो कि अपने चरमोत्कर्ष के दौर पर या बिगड़ाव की स्थिति जो है औरंगजेब के टाइम पर पहुंच जाएगी, साथ ही उनके बच्चे वगैरह को भी, है ना। तो ये पॉइंट अपन वहां पर लिख सकते थे चाहते तो। शिवाजी के शासन पंथ की विवेचना, ये काफी आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से तो ये अटेम्प्ट करना ज्यादा अच्छा होगा कंपैरेटिवली इसके। फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी के शासन प्रबंध की विशेषता। शिवाजी अपने छोटे छोटे अपने राज्य को, संपूर्ण राज्य को उन्होंने किसमें, छोटे छोटे प्रांतों में बांटा। सरकार वगैरह के नाम से उसको जाना जाता था, इत्यादि के नाम से उसको जाना जाता था। चार के बारे में हमको विशेषकर जानकारी मिलती है। राजधानी से उसका प्रशासन करते थे, प्रशासन में सहयोग करने के लिए अष्ट प्रधान की हमको विशेष रूप से जानकारी मिलती है। अष्ट प्रधान में तीन चार नाम आप बता सकते थे सर। सर नौबत क्या होता था, वीर सुमंत क्या होता था, पंडित राव क्या होता था, पेशवा क्या होता था, आप उनके बारे में बताते हैं और किस प्रकार से वह वर्क करता। 8 के 8 याद है, पूरे लिख तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आते 4 5 6 जो भी याद आ जाते उनके बारे में डैश डैश करके लिख सकते थे, हाँ ये हुआ करता। इसके अलावा भू राजस्व वगैरह के बारे में आप बता सकते थे, सेना वगैरह के बारे में बता सकते थे, बरगीर और सिलेदार घुड़सवार इत्यादि वगैरह आप बता सकते थे। लैंड रेवेन्यू के बारे में बता सकते थे कि एक चौथाई लिया जाता था, कुछ क्षेत्रों को माफ भी कर दिया। सरदेशमुखी तथा चौथ वगैरह के बारे में बता सकते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिवाजी के द्वारा विकसित किया गया जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफी मजबूत और सुदृढ़ थी, जो आने वाले पेशवा काल में मराठा साम्राज्य का आधार बनती है। कुछ इस टाइप से अपन बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाएंगे। 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप क्या था, बता सकते हैं आप इस चीज को। क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, केवल जमींदारों का आंदोलन था, राजे रजवाड़ों की एक बदला लेने वाली प्रवृत्ति थी। तो प्रकृति आपको बताना था, ठीक है। क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है। काफी आपको एनालिटिकल वे में इसको लिखना पड़ता है। तो कई बार इसका आंसर इस टाइप से चला जाता है कि बोले नहीं सर नहीं भी था, तो थोड़ी सा डिस्टर्बेंस वाला होता है। मेरे ख्याल से मानना ये था, ये वाला आंसर लिखते आप इसके अथवा वाला 19वीं शताब्दी, क्योंकि आपने इसको भी जानते हो अच्छे से लिख देते, पर हो सकता है कि चेक करने वाला आपके थॉट से सहमत ना हो पाया। क्यों, क्योंकि ये एनालिटिकल है, फिर वहां पर नंबर कटने की संभावना रहती है। ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, ये सीधा सीधा आपको दिया हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में 19वीं शताब्दी में होने वाला एक बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक सुधार जो आंदोलन कहलाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। इसके जो प्रणेता थे अनेक भारतीय सपूत थे, कुछ के नाम आप लिख देते, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि नाम लिख सकते। इनके साथ साथ कुछ विदेशी भारतीयों के साथ में शामिल थे जिन्होंने इस पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेनरी डेरोजियो का नाम आप लिख सकते थे। ठीक, तो इस टाइप से इस काल में इन बौद्धिक या प्रबुद्ध मनीषियों के द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया गया। कुछ कुरीतियों के बारे में बता देते, सती प्रथा बता देते, अशिक्षा बता देते, विधवा विवाह निषेध वाली बात बता देते आप। ठीक है, उनका विरोध किया गया तथा जनमानस में इनके विरुद्ध जागरूकता फिर सृजन का प्रयास किया गया। ये कुछ पॉइंट आपको बताने थे। इसे ही 19वीं शताब्दी के अंत तक चलने वाले इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक बौद्धिक आंदोलन, पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद में सीधे आप आ जाते हैं, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पॉइंट 1 2 3 4 5 करके आपको ऐसे बताना था, लास्ट में कंक्लूजन देना था। कारण में क्या बता दे सभी, कारण में आप ये बता सकते थे कि अंग्रेजी कालीन शिक्षा पद्धति से भारतीयों का परिचित होना, विकास नहीं, शब्द को देखो, परिचित होना था। तो प्रबुद्ध मनुष्य उससे परिचित हुए, उस भाषा से। समाचार पत्र, प्रेस इत्यादि का विकास आप बता सकते थे। वैश्विक कारणों में बता सकते थे, साथ ही दुनिया में होने वाली क्रांतियां, समाचार पत्र तथा अन्य माध्यमों के माध्यम से उससे परिचित हो पाना था, उससे अवेयरनेस आना, उससे प्रेरित होना था। दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के बारे में जानकारी मिलना तथा वैसी एक परिकल्पना उन मनीषियों के द्वारा भारत में की जाना चाहती। शिक्षा के आधुनिक विषयों की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1813, 1 लाख रुपए, समाचार पत्र, राजा राममोहन राय, मिरासुल अखबार, संवाद कौमुदी, सती प्रथा, आगे चल के आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह निषेध, ज्योतिबा फुले, दलितों की शिक्षा, 1854, मैग्ना कार्टा। इन पॉइंटों को आपको वहां पर उठा करके बताना था, डेफिनेटली होता था, है ना। बाल गंगाधर तिलक, 1872, बहराम जी मालावारी जी के द्वारा, 1891 92 जो कंसेंट बिल, बाल गंगाधर तिलक, पूरे पूरा 19th सेंचुरी का
क्या है ये सब, कुछ पॉइंट को बता सकते थे। कंक्लूजन क्या लिखते? कंक्लूजन बहुत आसान से आप लिख सकते थे, 2 लाइन में लिख देते कि साहब जी, यह एक बहुत ही सफल और बहुत ही प्रमुख आंदोलन था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता की चाह को तीव्र किया, लोगों में जागरूकता तथा शिक्षा का प्रसार किया, जिसकी परिणति अंतिम रूप से हमें भारतीय स्वतंत्रता 1947 के रूप में होती है। सिंपल है, ऐसा लिखते जाना था। आगे बढ़ते हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ एक मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इतना भी लिखा है ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। जो पेपर दे करके आए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर किस तरह से लिख पाते हैं या कितना स्पेस रहता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, है ना, वो चीजें। खैर, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, निमाड़ और मालवा की लोकसभा दोनों से कोई सा भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, 1920 गांधी जी, 2-4 नाम आपने सबसे करता लिख देते, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में लिख देते। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में लिख सकते थे आप पॉइंट को, द्वारका प्रसाद मिश्र जी के बारे में कहा, सेठ ठाकुर दास मोहन द्वारका रघुनाथ जी के बारे में लिख सकते थे। फिर सीधे आप असहयोग आंदोलन तो उसको जोड़ते हैं। 1920 में गांधी तथा कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश भर में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसमें आहिस्ता रूप से विरोध किया गया, साथ ही असहयोग किया, शासकीय व्यवस्था इत्यादि के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से, साथ ही साथ धरना प्रदर्शन तथा सत्याग्रह की मांग वगैरह की, महिलाओं के द्वारा शराब दुकान इत्यादि वगैरह धरना प्रदर्शन, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी शासकीय कार्यालय इत्यादि वगैरह लोगों से अपील की गई थी कि साथ ही शासकीय संस्थानों का, कार्यालयों का, विद्यालयों का, कॉलेज इत्यादि का विरोध करें। उसी उपलक्ष्य में साथ ही साथ शासकीय नौकरियों का भी विरोध करें। उसी उपलक्ष्य में अनेक मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना योगदान दिया, बहुतों ने शासकीय सेवा छोड़ी। उनका एक प्रमुख एग्जाम्पल आपको स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जी भी मिलते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी भी मिलते हैं साहब, ये अपन बता सकते थे। अंग्रेजों द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई, इसको बर्बर तरीके से दबाया गया, ये पॉइंट अपन वहां बता सकते थे। मध्य प्रदेश से कि महाकौशल क्षेत्र का पूछा है तो आप बता दें महाकौशल क्षेत्र कि जबलपुर शहर इत्यादि से शुरू होकर या पूरे महाकौशल में यह फैल गया। रायपुर वगैरह वाला क्षेत्र को अपन नहीं लिख रहे क्योंकि अब वैसे ही एमपीपीएससी है ना, छत्तीसगढ़ वाला नहीं। ये पॉइंट आपको थोड़ी सा बताना था। और फिर इसका कंक्लूजन बता दें कि इसकी परिणति जो हुई कि असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी के बाद में रोक दिया गया था। उसके बावजूद भी इसने काफी स्तर पर, व्यापक स्तर पर जन जागरूकता को उत्पन्न किया साहब, तथा इसी की जो अगली परिणति हमको देखने के लिए मिलेगी 1923 के मध्य प्रदेश जबलपुर शहर के झंडा गेट सत्याग्रह के रूप में देखने मिलती है। लिख सकते थे। आगे बढ़ो। निमाड़ मालवा की लोक चित्र कला अच्छे से पता है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना था। अहिल्याबाई होलकर जी, आसान क्वेश्चन है, 1857। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये तो आना ही था साहब जी। ठीक है, पहली बात तो जनजाति गौरव दिवस मना रहे 15 नवंबर। दूसरा पॉइंट ये है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम आपने बदल करके किया। तीसरी बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री महोदय आए थे साहब जबलपुर इत्यादि वगैरह अनावरण करने के, तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना था। बताने का आशय है कि आपको पहले से ये चीज हिंट होनी चाहिए थी। शायद आपको बहुत लोगों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा सॉरी बताया गया हो, नहीं बताएगा तो आप जान लो जो हमने आपको बताया कि आना ही था और क्यों आना था। ठीक, अमजीरा के राजा का तो आना ही था साहब जी, क्योंकि करंट से रिलेवेंट है, जोड़ करके उसको पढ़ना था, उसको लिख करके आना था। ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 18 सितंबर, अगर 1858 की आपको शहादत वाली डेट याद हो और भी अच्छी बात है, जबलपुर शहर है ना। आगे बढ़ जाइए। ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला सेक्शन कंपैरेटिवली मिड रेंज का था, ज्योग्राफी वाला भी मिड रेंज का था, बस कुछ क्वेश्चन को आप कह सकते हो टेक्निकली टफ। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री वाले में भी कुछ टफ दिए गए हैं, वो तो मैंने आपको सारे ही बता दिया। वहां पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर के शुरुआत के कुछ क्वेश्चन जो है वो छूटे हैं और कुछ क्वेश्चन उसे अच्छे से लिख नहीं पाए हैं। माउंट किलिमंजारो बोले साहब, अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी क्षेत्र, भूकंप का अधिकेंद्र जहाँ पर ऊपर सरफेस पर, सबसे ऊपरी सतह पर जहाँ सबसे पहली बार तो महसूस किया जाए। टार्नेडो क्या है साहब, चक्रवात कहलाते, कहाँ कहलाते हैं, खाड़ी उसके आसपास के जो देश हैं, मैक्सिको चाहे अमेरिका वगैरह, उन क्षेत्रों को उस नाम से जाना जाता है। मालव के पठार का विस्तृत क्षेत्र समतल में, एक लाइन पे आपको लिखना है साहब कि अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप करोड़ों वर्षों में यह क्षेत्र ऐसा था। ठीक है, बराक नदी भारत के किन दो राज्यों की प्रमुख नदी है? मणिपुर और मिजोरम ना लिखाना, मणिपुर और मिजोरम लिखना, त्रिपुरा नहीं लिख के आना था, है ना। ये इसका आंसर होता था। एल नीनो क्या है साहब जी? एल फॉर लॉस। ठीक है, तो एक प्रमुख चरम जलवायु गतिविधि है जो कि भारत तथा पूरे पूरे पूर्वी प्रशांत महासागर इत्यादि क्षेत्रों से प्रभावित कर दिया। बहुत बड़ा नहीं लिखना था, सिंपल था, अपन को वहां पर लिखना था भारतीय मानसून इत्यादि को ये नकारात्मक रूप से प्रभावित कर, सीधा सीधा। नर्मदा नदी जीवन रेखा क्यों कहते हैं साहब जी?
कृषि, उद्योग धंधे, पर्यटन, सांस्कृतिक त्योहार इत्यादि वगैरह सभी तो उस पर निर्भर रहता है। 14 से 15 जिलों से होकर गुजरती है, देखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो हमारे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों ही क्षेत्रों का आधार वह है, धर्म, संस्कृति, पर्यटन का आधार वह है, इसलिए क्या कहते हैं, जीवन रेखा मध्य प्रदेश। वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण? बालाघाट। अगला आंसर, ये एक नई प्रवृत्ति है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, उसी आंसर पर अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, गौर कर लेना, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। मतलब बालाघाट किस खनिज के लिए, उठा करके मैग्नीज भी लिख देना था और बॉक्साइट भी लिख देना था। ठीक, क्यों, HCl वगैरह क्या नहीं रहता क्या? जलीय चक्र क्या है साहब जी? वर्षा के माध्यम से जल की प्राप्ति तथा वाष्पीकरण इत्यादि क्रियाओं से जल का वापस जाना, और इस चक्र का चलते रहना जल चक्र है, सीधा सीधा। जल संसाधन प्रबंधन क्या कहलाता है? वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो क्या लिखते थे आप? एक लाइन पे लिखना है, बड़ा चौड़ा लिखना हो तो अपन आराम से लिख सकते हैं। तो जल संसाधन प्रबंधन, वाटर रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट, उसका मतलब ये है कि जलीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग जिसमें जल का अपव्यय कम से कम हो। ठीक, प्रबंधन की पद्धति जल प्रबंधन है। खत्म। प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए दो बड़े भूकंपों के नाम, राज्य, नाम भी बताना है, राज्य भी बताना था, स्थान भी और बताना था, और वर्ष भी बताना था। दो आराम से उठा के बता सकते थे। लातूर बता सकते थे 1993, हालांकि 1967 और 1993 वाला दोनों बता सकते थे। महाराष्ट्र का लातूर जिला साहब जी। ठीक है, वर्ष क्या है? 1993 का, एक वो बता सकते थे। दूसरा आप बता सकते थे भुज वाला भूकंप 26 जनवरी 2001 वाला, वो बता सकते। राज्य गुजरात, क्षेत्र भुज, आसपास का डेट तो अपने दे दी 26 जनवरी 2001, वैसे इतनी खास डेट 26 जनवरी के कारण तो ये अपन वहां बता सकते हैं। आसान था, इसमें 3 में से 3 बहुत आराम से मिल जाते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है सर? ठीक, चुनौती ये होती कि साहब इतने कम में कैसे क्या लिखते हैं। सुदूर संवेदन, ठीक है, तो दूर स्थित प्रयोगशाला केंद्र इत्यादि वगैरह के में सैटेलाइट तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से डेटा तथा सूचनाओं को प्राप्त करना सुदूर संवेदन है। GIS में वेक्टर डेटा को परिभाषित, ये थोड़ा सा टफ था, खासकर जिनकी वो टेक्निकल नहीं है, उन्होंने जिन्होंने रेगुलर वे में पढ़ा नहीं है, वो हो सकता है टफ। ठीक, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक लाइन में, दो लाइन में लिखना बन जाएगा। अरल सागर को मरती हुई लवणी झील क्यों करके कहा जाता है साहब? तो लगातार यह इसका जलीय क्षेत्र जो है वह कम हो रहा है, इस पर विभिन्न क्षेत्रों से आकर मिलने वाली नदियों का सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, और उससे बड़ी बात यह है कि मानवीय गतिविधियों के कारण यह सर्वाधिक प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण वहां पर वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा, और धीमे धीमे यह डूबता चला जा रहा है। इसीलिए इसको डूबता कह रहा हूँ, इसे भरता चला जा रहा है, या सिमटता चला जा रहा है, या सूखता चला जा रहा है। यही वजह है कि इसको क्या कहा जा रहा है? मरती हुई झील करके कहा जा रहा है। लवड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेपराइजेशन जो वाष्पन की दर है वो बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में, जबकि उस पे नया जो स्वच्छ जल उसका भराव काफी कम है, इसलिए उसका पानी काफी खारा है, इसलिए उसको लवड़ी झील भी कहा जाता है। ज्वालामुखी कैसे बनता है? पृथ्वी के आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनमें मेंटल और कोर में होने वाली गतिविधि, कोर में पड़ने वाला लगातार तीव्र दबाव तथा तनाव के कारण वहां से जो मैग्मा है वह क्रस्ट को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है साहब। उस पूरी पूरी घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी पर तो 3-4 क्वेश्चन है, आप अगर गौर से देखें तो। लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण 50 शब्दों में लिखना है। लूनी नदी अरावली माउंटेन, पुष्कर, अजमेर झील निकलती है साहब जी। ठीक है, वाष्पन दर अधिक है, स्वच्छ जल इसको या वर्षा का जल इसको कम मात्रा में मिल पाता है। यही वजह है कि यह क्या है? लवड़ी है। खारे पानी के प्राचीन नाम लवणावती करके मिलता है, कालिदास जी ने इस नाम से संबोधित किया हुआ है। राजस्थान तथा गुजरात में बह करके कच्छ के रण में जाकर यह अंतर प्रवाहित हो जाती है और वहीं खो जाती है, अर्थात समंदर में नहीं उठा करके लिख देते हैं। हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे प्रकार से हम भारत के खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो नीति बनाकर, नियमों का निर्माण करके, कानून बना करके साहब जी, उसका डेटा एकत्रित करके, चाहे GIS के माध्यम से इत्यादि वगैरह के माध्यम से, इनके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करके, इनका समुचित कुशलतम उपयोग करके संसाधनों का, संसाधनों की बर्बादी ना करना ही उनका उत्पादन भी तो है। इस प्रकार
प्रकार से आप उसको लिख सकते थे। मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना 2035 तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। एनएमडीसी भारत सरकार की जो एजेंसी है वो चला रही साहब जी। एक व्यक्ति भी अब माइन ले सकता है और वहां पर खनन कर सकता है साहब। तो ये है, इस प्रक्रिया में जो भी प्रशासनिक जटिलता वगैरह हुआ करती थी उसको इसके माध्यम से दूर किया गया है साहब, ताकि राजस्व तथा हीरा उत्खनन इत्यादि को वृद्धि की जा सके। 50 शब्द। किस योजना के तहत जनजातीय मामले के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को लाभ दिया? सर क्वेश्चन आना था। क्यों? क्योंकि पिछले बार का जो बजट था उसमें 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया, विशेषकर 9 राज्यों के संदर्भ में। पीवीटीजी जो आपका कहलाता उनके संदर्भ में किया गया। एक तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना थी। राष्ट्रपति महोदय ने उसको आयोजित किया, आप आए थे, है ना? ये सारी चीजें हैं, आना ही था इस पर क्वेश्चन, मेरा मानना ये है। तो पूछा ये भी गया कि साहब जी इसका क्राइटेरिया क्या है? क्या पूछा गया है? क्राइटेरिया क्या है? तो आप देखें साहब जी, ये वाला पॉइंट आप देख सकते थे, यूनियन बजट 2013-23-24 वाला आप बता सकते थे। ठीक है, कितने 15,000 करोड़ रुपए वाला पॉइंट आप बता सकते थे। ठीक है, इनके बारे में आपको बताया गया कि साहब जी पहचान के मापदंड पूछे गए थे, क्राइटेरिया पूछा गया था। तो ये बताना था, 1 प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 लो लेवल ऑफ लिटरेसी, 3 इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, 4 अ डिक्लाइन पॉपुलेशन या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन यानी घटती हुई जनसंख्या। तो ये 4 पॉइंट आपको वहां पर बताने थे। 75 जो ग्रुप हैं उसको कैटेगराइज किया गया। मध्य प्रदेश में 46-47 आते हैं, आप इस बात से जानते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति 46-47 कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भावेश वाली बात थी, हैगा भील, सॉरी हारिया, बैगा और सहरिया वाली बात थी, वो आप पॉइंट उठाकर वहाँ जोड़ सकते थे। तो ये 4 पॉइंट आप वहाँ पर बता सकते थे। जो पुरानी पद्धति कृषि पद्धतियों का होना, शैक्षणिक दर का काफी कम होना, आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना और घटती हुई जनसंख्या, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये उनकी पहचान के लक्षण है। ये वो क्वेश्चन था जो आपसे वहां पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, अर्सेनिक क्या है, पानी में अर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या है साहब जी? ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, परंतु आजकल जो स्वरूप है वो मानवीय गतिविधियों के कारण औद्योगिक क्षेत्र के किनारे उनसे निकलने वाला जो वेस्टेज होता है जिसको उपचारित किए बिना पानी के साथ में बहा दिया जाता है, आगे जाकर के वह ग्राउंड वाटर में वह मिल जाने वाला है पूरी पूरी लीचिंग प्रक्रिया इत्यादि के माध्यम से। और इस प्रकार से भौम जल को, ग्राउंड वाटर को वो क्या करता है, प्रदूषित करता है। इसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, त्वचा वगैरह का कैंसर होता है। मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक जिले हैं, वहां पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का पीथमपुर हो, चाहे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो वेस्ट बंगाल और आसपास के कुछ जिले हैं, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद इत्यादि वगैरह, बहुत अधिक मात्रा में ये है। भौम जल को यह प्रदूषित कर रहा है। यही वजह है कि अगर इसमें एक सीमा से अधिक मात्रा हो जाए तो उन हैंडपंप वगैरह का उपयोग तथा वहां के पानी के उपयोग को मना किया जाता है। हैंडपंप को लाल रंग से रंग दिया जाता है। कुछ पॉइंट आप वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, खतरों और आपदाओं के बीच अंतर, ये थोड़ी सा बस टिपिकल हो सकता था ये क्वेश्चन। साहब जो तीव्रता होती है, कम समय में अधिक जो आवृत्ति होती है, बहुत तीव्र गति से प्रभावित करने वाला वह आपदा है। खतरा यानी खतरनाक क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश वर्ड में हैजार्ड एंड डिजास्टर, या प्रकृति और मानव जनित दोनों हो सकती है साहब। ठीक है, तो दोनों के संदर्भ में अंतर के कुछ आपको 3-4 बिंदु बस यहाँ पर बताने थे। पृथ्वी संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग के नाम बताइए। अर्थ रिसोर्सेज बता सकते थे, आसान क्वेश्चन है। भूस्थानिक सूचना के अनुप्रयोग क्या है, स्पैटिकल स्पैटियल करके लिखा हुआ है। हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थल स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया, ये वाला ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बता सकते साहब जी क्या क्या बनता है। ठीक, तो ज्वालामुखी उद्गार, लावा, मैग्मा, लावा। ठीक, सबसे पहले तो उसका कोन, क्योंकि पर्वत स्वरूप में आप वहां पर बता सकते थे। उसका क्रेटर बता सकते थे, क्रेटर चौड़ा हो जाए तो कॉल्डेरा बता सकते थे। और भी इसे नई जो परत होती है उसका निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है, ये बता सकते थे। इसके बाद में कई बार मैग्मा का दाब कम हो जाने के कारण वह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही ठंडा हो जाता है, तो उससे भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनती है। क्योंकि करोड़ों वर्षों में जब उस सतह का एरोजन होता है तो वही जो ग्रेनाइट की चट्टाने हैं वो ऊपर आ जाती है साहब। ठीक है, या दिखने लग जाती है, सीधी बात तो ये है। तो उनमें से जो आकृतियां होती है वो बता सकते हैं। सिल क्या होता है, डाई क्या होता है, पैथोलिस क्या होता है, फैकुलिस क्या होता है, ये सब पॉइंट आपको वहां पर बताने थे, अगर याद रह जाता या बनता तो।
पॉइंट बता सकते थे, कुछ डायग्राम्स वगैरह बना देते। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे आसान ये वाला था, 8वां वाला। राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन कीजिए। नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में यहाँ पर बात करी था, उत्तर भारत दक्षिण भारत नदियों को जोड़ना, मैप बना देते, मध्य प्रदेश नर्मदा जी, गंगा जी, सब बनाते और जोड़ देते, तो जल ग्रिड चैनल वगैरह बना, उसका बैकग्राउंड बता देते, फायदे क्या होने वाले वो बता देते, मालवा पठार की भौतिक विशेषताएं, या फिर मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन, तो ब्लैक सोइल, मालवा पठार, वर्षा का प्रत्यय इत्यादि। जल प्रदूषक फिर आ गया था, ठीक। आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, कंपैरेटिवली ये आसान होता, क्योंकि नीति याद नहीं, आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम याद पता चला 2005, वो नहीं, नीति पूछ रहा था, इसको ध्यान रखना। तो ये वाला ज्यादा आसान था। सुदूर संवेदन का अर्थ एवं लाभ की विवेचना कीजिए, ठीक है। रिमोट सेंसिंग, ज्वालामुखी और रिमोट सेंसिंग, अगर आप गौर करो ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चन है उस चीज को लेकर, ठीक है। 3-3 क्वेश्चन, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। जीपीएस के नियंत्रण प्रभाव के कार्य को उल्लेख करते इसका उपयोग का वर्णन कीजिए, थोड़ी सा टफ क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। ये अर्थ और लाभ, तो ये निबंधात्मक टाइप का है, तो आप लिख सकते हो अच्छा इसका क्या अर्थ है, इसके लाभ क्या है, जबकि नियंत्रण प्रभाग पूछ रहा है, ये थोड़ी सा टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो टफ सेक्शन हो जाता है। कभी भी ये चीज देखना, यानी ये भी एक टेक्निक होती है कि आप कौन सा चुने, कौन सा चुने। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप कोई सा भी चुन सकते हो, नहीं है तो फिर वहां पर भी इस चीज को समझिए कि हैंडल किसको करें, अपन किसके साथ डील करें, कि बहुत बुरा ना सही तो कम से कम ठीक ठाक चला जाए अपना वो वाला क्वेश्चन, है ना, उसमें कुछ एक एवरेज मार्क्स। तो ये था पेपर, मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली 2020 में जिस तरह से पेपर आया था उससे तो ये 19 था, यानी सरल था, ऐसा मुझे लगता है। कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ 2020 का पेपर रहा हो चाहे 2019 का जो स्पेशल मेंस का पेपर रहा हो, उनके सापेक्षता ये पेपर सरल था, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। आपका जो भी विचार हो, आपको जो भी चीज लगी हो वो बताइएगा। दूसरी बात ये है कि आज ही के आज इसको बनाया है, बहुत ज्यादा इस पर भारी भरकम रिसर्च नहीं किया हुआ इस पेपर पर, और जो भी आंसर तुरंत में लगे वो आपको मैंने बता दिए, तो हो सकता है कहीं पर कोई टेक्निकल या कोई शाब्दिक गलती हो गई हो, उस चीज को चला लेना। और वीडियो को क्योंकि किसी प्रकार से एडिट नहीं किया गया, सीधा एक बार में शुरू हुआ है तो एंड तक, तो ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके, कम से कम समय मिल सके, जल्दी मिल सके, और एक आप अपना स्वरूप डेवलप कर सके, क्योंकि अभी आपके और भी पेपर्स हैं, पेपर 2, 3, 4, 5, 6 अभी होना बाकी है। जो भी तौर तरीके मैंने इसमें बताए हैं लिखने के, जो टेक्निक्स बताई हैं, जो टिप्स बताई हैं, जो फ्रेमिंग ड्राफ्टिंग वगैरह बताई है, वो आपके काम आ सके, नहीं तो अभी एडिटिंग करते तो 2 दिन के बाद में जाएगा वो सब, इसलिए फटाफट उसको कर दिया है। हो सकता है कोई शाब्दिक रूप से कोई शब्द ऐसा गलत अलग आ गया हो, चला लेना थोड़ी सा, बस मैं यही कहूंगा, नहीं चला सको तो मत चलाना, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। कुछ खास पॉइंट्स, मेंस के ओरिएंटेड कैसे लिखा जाना चाहिए पेपर, किस प्रकार से उसके साथ वहाँ डील करना चाहिए, किस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि आपका अच्छा जाए पेपर। आपने कम भी पढ़ा है तो किस प्रकार से उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर ही बताए हैं। वरना लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं और बहुत कुछ टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, पर उनको पता ही नहीं रहता कि साहब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो एक ही बेस्ट आंसर होता है, टू द पॉइंट लिखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट आंसर होता है, बाकी सब तो इधर उधर की चीजें हैं ही। टू द पॉइंट लिखना, वो टू द पॉइंट क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको कुछ बताने का उसमें यहाँ प्रयास किया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।